हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स नोटबुक्स पर। मेरा नाम है राजा मांझी और टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑफ क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड, माय ग्रैंडमदर्स हाउस। राइट, आज हम लोग किस पोएम के बारे में बात करने वाले हैं? एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी सी पोएम के बारे में, जिसका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं। माय ग्रैंडमदर्स हाउस, जिसको लिखने वाली एक पोएटेस है। जी बिल्कुल, उसको लिखने वाली एक पोएटेस है जिनका नाम है कमला दास। राइट, उनको लिखने जो माय ग्रैंडमदर्स हाउस है उनको लिखने वाली पोएटेस का नाम है कमला दास। ठीक है जी। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि कमला दास वैसे तो बाय बर्थ एक हिंदू धर्म की थी, लेकिन हिंदू धर्म की कुरीतियों और बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने 11 दिसंबर 1999 को 65 ईयर्स की एज में मुस्लिम धर्म को अपना लिया। और मुस्लिम धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम कमला सुरैया रख लिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एक ऐसी पोएटिस थी जिन्होंने क्या किया, अपने एक धर्म को परिवर्तित किया और बाद में उन्होंने अपना नाम हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कमला सुरैया में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए अब हम लोग बात करते हैं पोएम के बारे में। तो अबाउट पोएट, थोड़ा सा पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए तो कमला दास का जो जन्म हुआ था वो बेसिकली 31 मार्च 1934 को पन्यकुलम नाम की जगह में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 31 मई 2009 को पुणे में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। शी वॉज द शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये बहुत छोटी मतलब लघु कथा लेखक थी और एक पोएट भी थी, जो कि इंडिया के लिए बहुत खास बात है। ठीक है, और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ये इंग्लिश और मलयालम दोनों तरह के लैंग्वेजेस में अपनी पोएम्स को लिखा करती थी। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में ये अपनी पोएम्स को लिखा करती थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो हुई थी वो पब्लिश हुई थी 1976 में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में वन वर्ड के अंदर या ऑब्जेक्टिव में कि ऑटोबायोग्राफी इनकी कब पब्लिश हुई थी। तो 1976 में पब्लिश हुई थी। ओके, कीप रिमेम्बर्ड। ओके, चलिए फिर ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रही और इनको क्या किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए 1984 में। ओके, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स रहे, मतलब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां रहीं, जिसमें कुछ जो वॉल्यूम्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। जिसमें समर इन कैलकाटा 1963 में लिखा था इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद सीरियंस के बारे में जो कि 1964 में लिखा था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने लिखा डिसेंडेंट्स 1964 में। ओके, उसके बाद इन्होंने लिखा ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में। और उसके बाद अनामेटल पोएम्स 1985 में, ओनली सेंट्स नोज हाउ टू सिंग, ठीक है, 1966 में। और यस बिल्कुल ऑफ कोर्स, अपने धर्म का परिवर्तन करने के बाद मुस्लिम धर्म में जब ये अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी थी तब उन्होंने एक और मुस्लिम धर्म के लिए पोएम लिखी जिसका नाम था यस अल्लाह 2001 में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इनकी पोएट्स, इनकी पोएम्स जो होती थी, पोएट्रीज जो होती थी, वो बेसिकली इनकी ऑटोबायोग्राफिकल होती थी। कहने का अर्थ ये है कि अपने जीवन के बारे में ज़्यादा लिखा करती थी। ठीक है, जो उनके जीवन में आप बीती हुआ करती थी, ये उन्हीं चीज़ों को उन्हीं चीज़ों का मुद्दा बना करके लिखा करती थी। ठीक है, और अगर बात करें इनकी थीम की तो बिल्कुल इनकी थीम होती थी लव ऑन लोनली हार्ट, मतलब एक ऐसा दिल जो अकेले दिलों का प्यार। कहने का अर्थ ये है कि ये बेसिकली इनकी मैरिड लाइफ और ये अपनी ग्रैंड मदर और इनकी जो लाइफ थी वो ज़्यादा उतनी बेहतर नहीं रही, तो ये हमेशा प्यार को तलाशती थी, अपनों के प्यार को, तो उसी के बारे में ज़्यादा लिखा करती थी। लव विद एंडिंग पैशंस, ठीक है, उसके बाद लस्ट, ग्रीड, हंगर, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा लिखा करती थी। शी इज़ वेल नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स, और ये सेक्सुअल एडवेंचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थी अपनी राइटिंग्स में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जो इस पोएम को पढ़ने से पहले हमें उनकी वर्ड मीनिंग्स को जान लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग इस पोएम को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो इसमें पहली तो वर्ड यही है कि ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का बेसिक मतलब होता है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा का मतलब होता है कि जब आप अपने ही बारे में क्या करते हो, लिखते हो, लिखवाते हो, उसके बारे में। फिर ये बात करते हैं सेकंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फार। फार का मतलब होता है दूर, जो हमसे कुछ दूर हो। विड्यूर का मतलब होता है वापस लेना। ठीक है, विड्यूर का मतलब वापस लेना, निकाल लेना। ठीक है, अमंग का मतलब होता है के बीच में, याद रखिएगा। पीर का मतलब होता है झांकना। इस पोएम में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पीर के बारे में बात होती है, फिर डेस्पेयर के बारे में बात होती है जिसका मतलब होता है निराश हो जाना। ठीक है, फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ। ठीक है, ब्रूडिंग डॉग का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसे छीना ना जा सके। बेसिकली ये एक फ्रेज है दोस्तों। ठीक है,
एक ऐसी चीज़ जिसे हम छीन नहीं सकते। अफेक्शन का मतलब स्नेह, प्यार और लगाव की बात करते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग्स और हैं, जैसे कि अबोड। अबोड का मतलब होता है कोई धाम या पवित्र स्थान, ठीक है जी। उसके बाद आता है इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब घनिष्ठता, अपनापन। उसके बाद कंपनी। कंपनी का मतलब साथ। नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बीते वक्त की यादें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वे। कन्वे का मतलब क्या है? कन्वे का बेसिक मतलब होता है किसी बात को साझा करना या किसी बात को बताना, बिल्कुल सही। उसके बाद फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब भावना या एहसास। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, शावर। शावर का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या करना, बौछार करना। ओके दोस्तों, चलिए उसके बाद क्या बात करते हैं, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, ठीक। अब हम बात करते हैं पोयम के बारे में। तो इस पोयम को जानने से मतलब समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि इस पोयम के नाम से ही पता है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इस पोयम को लिखने के लिए जब उन्होंने ये पोयम लिखी होगी तो ये पोयम बेसिकली उनकी अपनी ही दादी माँ के घर से बिलोंग करती है। और आपको पता होगा कि जब महिलाओं की शादी नहीं होती, वो अपने घर पे होती है, तो उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी यादें वो समेट करके रखती है और फिर उन्हीं यादों को लेकर के वो याद करती हैं कि उनकी दादी माँ का घर कैसा था, शादी से पहले उनका जीवन कैसा था और अब शादी के बाद उनका जीवन कैसा है। हालांकि शादी के बाद उनका जीवन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस पोयम को लेकर के कहती हैं और अपनी ही कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बताती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पोयम के बारे में, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। ये कहती हैं, देयर इज अ हाउस फार अवे फ्रॉम वंस। मतलब एक घर है, ठीक है, एक घर है जो क्या है, अभी बहुत दूर है, ठीक है, अभी बहुत दूर है। कहाँ बहुत दूर है? अभी बहुत दूर हो चुका है, मतलब वो उस घर से बहुत दूर निकल चुकी हैं, ठीक है। वेयर वंस आई रिसीव लव, जहाँ मुझे प्यार मिला करता था। दैट वुमन डाइड, वो जो वुमन है जो मुझे प्यार करती थी वो मर चुकी है। यहाँ दैट वुमन का मतलब वो अपनी दादी माँ के बारे में बात करती हैं कि क्योंकि शादी के बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गई थी और बाई अपने दादी माँ के घर को याद करके, अपनी दादी माँ के घर के पास जो उन्होंने अपनी यादें बिताई थी उनको याद करके ये कहती हैं कि मेरी दादी माँ का एक घर है जो अभी बहुत दूर है, मैं वहाँ से बहुत दूर निकल आई हूँ। और एक ऐसा घर जहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला करता था और वो महिला जो मुझे बहुत प्यार देती थी वो क्या हो गई है, डाइड, यानी कि मर चुकी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर ये कहते हैं कि द हाउस वॉज विड्रू इनटू साइलेंस। अब वो जो घर है वो क्या है, अब सन्नाटे की आगोश में है। विड्रू इनटू साइलेंस का मतलब अब बिल्कुल सन्नाटे की आगोश में है। स्नेक स्मोक, सांप वहाँ पे घूमते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि वो जो घर है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। अब वो घर खंडहर की तरह बन चुका है, ठीक है, वहाँ कोई नहीं रहता। उसकी दादी माँ तो मर चुकी है, उनकी दादी माँ। अब उनकी दादी माँ की डेथ के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है और उस जगह पर क्या है, स्नेक्स मूव करते हैं। मतलब वहाँ पे सांप, कीड़े मकोड़े, ये चीज़ें मूव करती हैं। कहाँ? अमंग द बुक्स, उन किताबों के बीच में, मतलब उन किताबों के बीच में, ठीक है, जो किताबें वहाँ अलमारियों पर कभी रखी रहती थी, क्योंकि वो किताबें आज भी वही हैं लेकिन अब दादी माँ नहीं है। बेसिकली ये कहते हैं, किताबों का अर्थ इन्होंने वहाँ की यादों, मेमोरीज से लेकर के लिया है और ये कहती हैं कि अब ना, अब वहाँ पे सिर्फ क्या है, मतलब कीड़े मकोड़े या दूसरी चीज़ें रह गई, मतलब कुछ ऐसी यादें रह गई हैं, कोई और वहाँ पे अब है नहीं। बात समझ में आई? आई वॉज टू यंग, मैं बहुत ज़्यादा यंग थी उस समय, क्या करने के लिए, रीड करने के लिए। जिन किताबों को पढ़ने के लिए मैं बहुत छोटी थी, उन किताबों पर आज मैं पढ़ने लायक हो गई हूँ, तो वो किताबें क्या हो गई हैं, उन पर अब सांप घूमते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, अब उस घर में कोई नहीं रहता है। बेसिकली वो ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये कहती हैं, माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक अ मून, मेरा जो खून है वो अब कैसा हो गया, बिल्कुल चांद की तरह ठंडा हो चुका है। चांद की तरह ठंडा हो चुका है का मतलब क्या है, ये कहती हैं कि मेरा जो खून है वो बिल्कुल चांद की तरह ठंडा हो चुका है। मतलब अब उनके पास कोई इमोशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी हैं अपनी दादी माँ के घर को लेकर के। हाई ऑफन, और कहती हैं, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैंने कितनी बार वहाँ जाने की सोची, ठीक है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। पीर का मतलब मैंने अभी बताया पीछे, क्या, झांकना। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज का मतलब उन अंधेरी खिड़कियों में से झांकने की बात करती हैं, ठीक है, क्योंकि उस घर में तो कोई है नहीं। तो कहती हैं कि मैं मैंने कितनी बार वहाँ जाने की सोची, क्या, ताकि मैं एक बार उन अंधेरी खिड़कियों में से झांकूं और क्या करूं, और क्या करूं, जस्ट लिसन द फ्रोजन एयर, और जो वहाँ की ठंडी ठंडी हवा के झोंके हैं उनको क्या करूं, सुनूं, आवाज़ों को सुनूं। मतलब अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने की बात करती हैं जहाँ उन्हें सुकून मिला करता था। और इन द वाइल्ड एस्पियर, और इन सभी चीज़ों की
निराशा के बीच में, मतलब ये जो डेस्पेयर का मतलब निराशा होता है, इन सभी निराशाओं के बीच में मैं क्या करूं, पिक अ आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, मैं वहां से अपनी दादी माँ की कुछ ऐसी यादें, यहाँ पिक अ आर्म फुल ऑफ डार्कनेस का मतलब क्या है, आर्म फुल ऑफ डार्कनेस का मतलब वहां की पुरानी यादों के बारे में बात करती हैं। ये कहती हैं कि इन सब निराशा के बीच में, इन सब घोर अंधकार के बीच में मैं क्या करूं, एक बहुत बड़ा मतलब वहाँ की बहुत सारी यादें संजो करके लाऊं, जो मैं पहले गई थी, जो मैंने वहाँ पे समय बिताया, जैसे मैंने वहाँ पे रहा था, जैसे मैंने वहाँ पे अपने घर द्वार में अपने दादी माँ के साथ जो प्यार वाला समय बिताया, उसकी उन यादों को फिर से समेट करके लाऊं, बाहें भर कर, पूरे एक बाह भर के क्या करके लाऊं, वहाँ की यादों को लेके आऊँ, ब्रिंग इट हेयर, उनको वहाँ कहाँ लेकर आऊँ, अपने घर पे जहाँ पे वो अभी करंट में हैं। और कहती हैं क्या, यहाँ ला करके टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम स्टोर, क्या उनको यहाँ पे ला करके रख दूँ, कहाँ ला करके रख दूँ, अपने बेडरूम के डोर के बगल में, ठीक है। लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनको अब मुझसे अब कोई ना छीन सके, सिर्फ वो यादें मेरी हैं और मेरी ही रह जाएंगी, इस बात को लेकर के वो कहती हैं, ठीक है। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, और ये कहती हैं कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम्हें भरोसा नहीं होगा, ठीक है। प्रियतम, डार्लिंग का मतलब प्रियतम। अब ये डार्लिंग के बारे में किससे बात कर रही हैं, तो एक्चुअली में ये अपने हस्बैंड से इस बारे में बात कर रही हैं। ये जो पोयम इन्होंने बताई, इस पोयम को बताते हुए अपने हस्बैंड से बात करते हुए कहती हैं कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम्हें भरोसा नहीं होगा, ठीक है, तुम भरोसा नहीं कर सकते। फिर कहती है कैन यू, कर सकते हो, बताओ, दैट आई लिव इन सच अ हाउस, मैं एक ऐसे घर में रहा करती थी जो अब खंडर जैसा हो गया है, ठीक है। एंड वॉज प्राउड, और मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित थी, मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा गौरव महसूस होता था। एंड लव्ड, और मैं क्या है, मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिला करता था। आई हु हैव लॉस्ट, अब मैंने वो सब क्या कर दिया है, मैं वो हूँ जिसने सब कुछ खो दिया है। एंड माई वेज एंड बैग नाउ, मैंने अपने सारे रास्ते खो दिए हैं, मतलब मेरी दादी माँ चली गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। एंड ना, अब क्या करना पड़ रहा है मुझे, बैग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर, मुझे एक अजनबी के दरवाजे पर क्या करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। बैग का मतलब क्या होता है, भीख मांगना, ठीक है। अजनबी के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है, क्या करने के लिए, प्यार पाने के लिए। एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, बस एक यही छोटा सा बदलाव है मेरे जीवन में। बेसिकली ये कहती हैं कि मेरे जीवन में इतना बदलाव आ गया, इतना बदलाव कि शादी से पहले वहाँ मुझे अनकंडीशनल प्यार मिलता था, सब कुछ करना था, कोई रोक टोक नहीं थी, मैं एकदम फ्रीली इंडिपेंडेंटली वहाँ रहा करती थी अपनी दादी माँ के साथ बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन अब जब मेरी शादी हो गई है, तो शादी के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, लोगों का प्यार पाने के लिए, जिसके साथ मैं रह रही हूँ उसका प्यार पाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, प्यार की भीख मांगनी पड़ती है। इस तरीके की बातों को वो कहते हुए इस पोयम को कंप्लीट करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ पोयम आप लोगों को समझ में आई होगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पोयम की समरी के बारे में, ठीक है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये पोएम की समरी भी कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ ब्यूटीफुल पोएम, ये बहुत सुंदर पोएम है, कंपोज्ड बाय कमला दास, किसके द्वारा लिखी गई है, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम शी रिमेंबर्स द हैप्पी डेज, वो क्या करती हैं इस पोएम में, याद करती हैं उन अच्छे दिनों को, स्पेंट इन हर फैमिली, जो उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताए थे, इन द स्वीट कंपनी ऑफ ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर मतलब अपनी दादी माँ की बहुत प्यारी सी कंपनी के अंदर अपनी दादी माँ के साथ जो मीठी यादें उन्होंने बिताई थी, उन्हीं यादों को वो क्या करती हैं, याद करने की कोशिश करती हैं इस पोएम के थ्रू। हर ग्रैंड मदर ऑलवेज शावर्ड हर लव एंड अफेक्शन, और उनकी दादी माँ हमेशा उनके ऊपर प्यार की बारिश करती थी और अपनापन दिखाती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनसे, ठीक है। द पोएट सेज, इसमें पोएट कहती हैं क्या, दैट हर ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज एन अबोड, उनका जो दादी माँ का घर था ना, वो एक अबोड था। अबोड का मतलब एक पवित्र स्थान, किस चीज़ का, अबोड ऑफ लव एंड इंटीमेसी, एक ऐसा पवित्र स्थान था जहाँ पे उन्हें क्या मिलती थी, प्यार और इंटीमेसी यानी कि अपनापन मिला करता था। शी इंजॉयड अनरिस्ट्रिक्टेड लिबर्टी देयर, वो वहाँ पे एक ऐसी आज़ादी को इंजॉय किया करती थी जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, मतलब वो जो करें जैसे कि नॉर्मली लड़कियों के साथ होता भी है, लेकिन शादी के बाद लड़कियों के हालात थोड़े बदल जाते हैं, तो उसी के बारे में बोलते हुए कहती हैं, ठीक है। आफ्टर हर मैरिज, उनकी शादी के बाद, किनकी शादी के बाद, तो कमला दास की शादी के बाद, ठीक है। द पोइटेस मूव्ड अवे, पोइटेस क्या हो गई हैं, मूव अवे हो गई हैं, फ्रॉम कहाँ, दूर चली गई हैं, फ्रॉम द हाउस दैट शी ऑलवेज मिस्ड हर ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब ऐसे घर से जिसको वो हमेशा मिस करती हैं, ठीक है। सो शी बिकम नॉस्टैल्जिक, इसीलिए वो क्या हो गई हैं, नॉस्टैल्जिक हो गई हैं, ठीक है। अबाउट द लव एंड ग्रैंड मदर्स हाउस, उस दादी माँ के घर के लिए और उस प्यार के लिए जो उन्हें दादी माँ से मिला करता था, ठीक है। नाउ द ग्रैंड मदर ऑफ पोइटेस
इज नो मोर, लेकिन अब जो पोएटेस की ग्रैंड मदर है वो नहीं रही। येट द पोएटेस विशेस टू गो देयर, इसीलिए लेकिन तब भी, येट का मतलब फिर भी, जो पोएटेस है वो विश करती हैं वहाँ जाने की, इच्छा रखती हैं वहाँ जाने की, एंड सिट देयर बाय हरसेल्फ, और थोड़ी देर वहाँ बैठने की, लिसन टू द म्यूजिक ऑफ ब्लोइंग कोल्ड विंड्स, और वहाँ पे जो वहाँ की ठंडी ठंडी बहती हुई हवाएं हैं उनकी आवाज़ को सुनने की इच्छा रखती हैं वो। मतलब वो कहती हैं कि मैं कम से कम एक बार तो अपनी दादी माँ के घर जाऊँ और वहाँ जा कर के जो भी मेरी पुरानी यादें हैं उनको एक बार ताज़ा करना चाहती हूँ बस, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि इवन दो, लेकिन फिर भी, ठीक है, इन सब के बीच में भी हर ग्रैंड मदर वॉज डाइड, हाँ हालांकि उनकी दादी माँ मर चुकी हैं, ठीक है, फिर भी, येट फिर भी, शी फील्स हर प्रेजेंस, वो क्या करती हैं, उनकी प्रेजेंस को महसूस करती हैं, कहाँ, अपनी इमेजिनेशन में, इन हर इमेजिनेशन, ठीक है। इन दिस पोएम कमला दास सक्सीड टू कन्वेइंग हर फीलिंग्स, और इस पोएम में कमला दास एकदम कामयाब हो गई हैं क्या करने में, कन्वे करने में, लोगों को बताने में, क्या बताने में, अपनी फीलिंग्स को बताने में, थ्रू हर स्मॉल पोएम, अपनी एक छोटी सी पोएम को लेकर के वो क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सक्सीड कर गई हैं लोगों को अपनी फीलिंग्स को बताने में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म के लिए, मतलब इन चैप्टर्स के पीडीएफ फॉर्म्स को अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड करने हैं तो प्लीज़ मेरे एक्सेस एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर आप जा करके पीडीएफ फॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने 2 पोएम्स और अपलोड कर चुका हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है, एन एपिथेफ और फायरहाइम। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ गो थ्रू माय डिस्क्रिप्शंस, आई विल शेयर यू द लिंक्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।